आज हम दुनिया के दो बिल्कुल अलग-अलग हिस्सों में चल रहे दो बड़े टकरावों पर नजर डालेंगे। एक तरफ यूक्रेन में पुतिन का अल्टीमेटम है, तो दूसरी तरफ वेनेजुएला में एक शक्तिशाली कार्टेल के खिलाफ एक बड़ा अभियान चल रहा है। चलिए समझते हैं कि ये दोनों मामले आज की भू राजनीति को कैसे आकार दे रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले पुतिन के अल्टीमेटम से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि यूक्रेन इस पर कैसे जवाब दे रहा है और डोनेट्स्क में आखिर दांव पर लगा क्या है। इसके बाद हम अपना रुख मोड़ेंगे वेनेजुएला की तरफ और वहां कार्टेल ऑफ सन्स के खिलाफ चल रहे अभियान को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं पूर्वी यूरोप, जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जंग खत्म करने के लिए एक शर्त रखी है। लेकिन सच कहें तो ये शर्त कम और एक सीधी सीधी धमकी ज्यादा लगती है। पुतिन का ये बयान सिर्फ एक बयान नहीं है, ये कूटनीति का अंत है। वो साफ कह रहे हैं कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो फिर हल सिर्फ फौज ही निकालेगी। मतलब बातचीत की कोई गुंजाइश छोड़ी ही नहीं गई है। अब सवाल ये उठता है कि यूक्रेन ने इस अल्टीमेटम का जवाब कैसे दिया? ठीक उतनी ही सख्ती से। उन्होंने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। और यहीं पर आकर मामला पूरी तरह से अटक जाता है। एक तरफ रूस जमीन मांग रहा है और दूसरी तरफ यूक्रेन का साफ कहना है कि ये असंवैधानिक है और लोगों की भावनाओं के भी खिलाफ है। यूक्रेन के जो मुख्य वार्ताकार हैं, उन्होंने तो साफ कह दिया है कि जब तक राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सत्ता में है, अपनी जमीन का 1 इंच भी छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन यूक्रेन इतना अड़ा हुआ क्यों है? इस जिद को समझने के लिए हमें डोनेट्स्क की अहमियत को समझना होगा। ये सिर्फ जमीन का कोई मामूली टुकड़ा नहीं है। तो बात बिल्कुल साफ है, यूक्रेन के लिए डोनेट्स्क को छोड़ देना एक तरह से राष्ट्रीय आत्महत्या करने जैसा होगा। ये सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन चुका है, उन हजारों सैनिकों के बलिदान का प्रतीक जिन्होंने सालों से जमीन के लिए अपना खून बहाया है। इसे छोड़ना भविष्य में रूस को दोबारा हमला करने का एक खुला न्योता देने जैसा होगा। तो एक तरफ यूक्रेन में सीधा सैन्य टकराव चल रहा है, लेकिन दुनिया के दूसरे कोने में अमेरिका एक बिल्कुल अलग तरह की लड़ाई लड़ रहा है। ये लड़ाई पर्दे के पीछे लड़ी जा रही है, जिसमें आर्थिक और राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल हो रहा है। तो चलिए अब पूर्वी यूरोप से चलते हैं पश्चिमी गोलार्ध की ओर। और अब हमारा फोकस है वेनेजुएला पर। यहां अमेरिका एक बड़ा ऑपरेशन चला रहा है, जिसके निशाने पर सिर्फ ड्रग्स की तस्करी रोकना नहीं है, बल्कि उस इलाके में रूस और चीन जैसे देशों के बढ़ते असर को भी कम करना है। देखिए, अमेरिका की जो रणनीति है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा समंदर पर टिका है। उनका दावा है कि वेनेजुएला से निकलने वाली लगभग 85% ड्रग्स की नावों को समंदर में ही पकड़ लिया गया है। ये वाकई एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और अब प्लान ये है कि इसी तरह की कामयाबी जमीन पर भी हासिल की जाए। इस पूरे ऑपरेशन के दिल में एक बहुत ही खास ग्रुप है, जिसका नाम सीधा वेनेजुएला सरकार के टॉप लेवल से जुड़ता है। ये नाम कार्टेल ऑफ द सन्स अपने आप में ही एक पूरी कहानी बयां करता है। ये नाम उन जनरलों की वर्दी पर लगे सोने के सूरज के निशानों से आया है, जिन पर सालों से ड्रग्स के कारोबार को चलाने का इल्जाम है। और अमेरिका इस पूरे नेटवर्क के सरगना के तौर पर किसी और पर नहीं, बल्कि सीधे राष्ट्रपति मादुरो पर उंगली उठा रहा है। तो अमेरिका की स्ट्रैटेजी क्या है? ये एक 3 स्टेप प्लान है। पहला, समंदर के रास्ते बंद करो। दूसरा, जमीन के रास्ते ड्रग्स की तस्करी रोको। और तीसरा, डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाकर राष्ट्रपति मादुरो को एक आतंकवादी राज्य के प्रमुख के तौर पर घोषित कर दो। मतलब ये एक तरह से कार्टेल के ऑपरेशन और उसके पैसे दोनों का गला घोटने की एक सोची समझी कोशिश है। तो चाहे यूक्रेन का जंग का मैदान हो या वेनेजुएला के सियासी गलियारे, एक सवाल हर जगह खड़ा है। कोई भी देश अपने उसूलों और अपनी संप्रभुता की रक्षा कैसे करे जब टकराव की कीमत इतनी ज्यादा हो? दोनों ही मामलों में ये देश उन